वेलकम टू माय चैनल लेट्स फोकस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो लेट्स स्टडी। हम लोग यहाँ 6 टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, शॉर्ट में ER लिख दी हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड विल गो थ्रू गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है। एंड थर्ड विल गो थ्रू लाइसोसोम, देन फोर्थली माइटोकॉन्ड्रिया, and fifth plastid, and fifth one vacuoles। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड ऐसे ओके। सो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है? ये 2 टाइप्स का है। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ 2 types. One is rough endoplasmic reticulum. Second is smooth endoplasmic reticulum. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होता है। एक तो रफ endoplasmic reticulum and the other one is smooth endoplasmic reticulum. Why these are known as rough and smooth? Why these are categorized such? Because in the rough endoplasmic reticulum, what happens in its membrane? What happens? Ribosomes are present. ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर सब रहता है जिसको हम ये क्या है? राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो अगर नहीं होगा, अगर राइबोसोम एब्सेंट होगा, जैसे कि ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के होते हैं। तो ये न्यूक्लियस में चिपक के रहते हैं। ओके, these endoplasmic reticulums are very close to the nuclear membrane of the nucleus. So these are of 2 types. One is rough endoplasmic reticulum and the other one is smooth endoplasmic reticulum. What is rough endoplasmic reticulum? When in the endoplasmic reticulum we can see the presence of ribosomes. अगर इसमें राइबोसोम्स होंगे तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक, सरफेस विल रफ ना, तो इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उसमें राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है ना, इसीलिए। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या होता है? लिपिड और फैट्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन दी सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स। तो ये जो फैट्स और लिपिड है, ये जो फैट्स और
लिपिड है, ये क्या करते हैं, शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट में लिख दी हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें रफ क्यों है, राइबोसोम है बोल के रफ है, ये प्रोटीन में सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये लिपिड, तो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्या होता है, ये जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स क्या करते हैं, ये हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये हेल्प करते हैं बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in the building of the cell membrane, this process is known as what, membrane biogenesis, it is known as membrane biogenesis, right? So ये तो रहा है इसका फंक्शन, और क्या फंक्शन जान लेते हैं। These endoplasmic reticulums helps in the transport of materials, इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये क्या करता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के बारे में हेल्प करता है, और क्या करता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, detoxify poisons and drugs। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जैसे कि ये जो राइबोसोम्स है, इसमें तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये जो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद ये क्या करते हैं, उस प्रोटीन को यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसिस जो हुआ और यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसी प्रोटीन को कहाँ सेंड करता है, ने ये गोल्गी अपैरेटस को सेंड करता है। ओके, ये जो राउंडेड जैसे जो देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको ट्रांसफर करता है कौन, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देता है, और वही क्या करता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द साइटोप्लाज्म इट सेंड्स टू द व्हाट, गोल्गी अपैरेटस, इसकी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, उसके बाद ये जो वो जो यहाँ रहता है क्या प्रोटीन, वो उसको इसके वेसिकल, ये जो गोल्गी बॉडी है उसका ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर भी रहता है, तो यहाँ से ये वेसिकल को दे देता है, और इस वेसिकल से वो जो प्रोटीन है कहाँ जाता है, जहाँ भी नीड होता है, जहाँ जरूरत होता है प्रोटीन की, वहाँ जाता है, राइट। देन ये क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं, केमिकल एक्टिविटीज सब जो बॉडी में चल रहा है वो भी इसके साइड है, यहाँ
हेल्प करता है। देन थर्डली इट इज नोन व्हाट it detoxified. Who detoxified? This endoplasmic reticulum detoxifier, मतलब पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है और ड्रग्स को इसमें करता है जो वर्टिब्रेट सब है, जो वर्टिब्रेट एनिमल सब है। वर्टिब्रेट मतलब जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसके हम लोग हैं, काऊ है, एलिफेंट है, राइट, पीसेस है, राइट ना, पीसेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल जितने सारे भी हैं, जितने सारे फाइलम्स है, जैसे कि पीसेस में बोली वैसे पीसेस, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, एप्स जिसको बोलते हैं, मास, इन सब में जो उनके लिवर सेल, इनके कहाँ लिवर सेल में, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, लिवर सेल में जो पॉइजन होता है और ड्रग्स होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने में कौन हेल्प करता है? दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो जो यहाँ दे देता है तो इसको क्या, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्या देता है? प्रोटीन देता है। तो ये है क्या, इसको क्यों देता है? इसको क्यों देता है मतलब इसको स्टोर करने के, रखने के लिए देता है। स्टोर करेगा, उसको पैकेजिंग करेगा, जहां जरूरत होगा वहां भेजेगा, और क्या करता है? मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। क्या, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? ये है गोल्गी apparatus। अच्छा से ड्रॉ करती हूँ। So this Golgi apparatus is also known as Golgi complex. Okay, or it is also known as Golgi bodies. Golgi bodies ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें, एक सिंगल नहीं होता है। एंड दिस गोल्गी बॉडी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कैमिलो गोल्गी। तो ये कैसा होता है? ऐसे ट्यूबुलर होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर सब रहता है, वेसिकल टाइप्स। ओके, तो अगर ये न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ राइबोसोम्स है, तो यहाँ से ये राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द साइटोप्लाज्म उस प्रोटीन को किसको देगा? गोल्गी apparatus को देगा। ओके, सो गोल्गी apparatus को यहाँ दे देगा, सिस्टर नहीं बोलते हैं इसको, यहाँ दे देगा तो देन ये स्टोर करके रखेगा, उसको पैकेज करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। स्टोर होकर रहेगा, ऐसे तो नहीं जाएगा ना किसी में, जहाँ जरूरत होगा तब जाएगा, जब नहीं जाएगा तो स्टोर होकर रहेगा डेफिनेटली। सो यहाँ स्टोर होकर रहता है, और जब जरूरत होता है बॉडी को, एट दैट टाइम फ्रॉम दिस एरिया इट गोज टू दी वेसिकल्स, देन ये वेसिकल फिर सर्कुलेट करता है टू द टारगेटेड एरिया, जहां जरूरत होता है वहां देता है। ओके, तो और क्या उसका फंक्शन है? तो ये क्या है? ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है एंड पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। और एक चीज इसका फंक्शन क्या बोली? स्टोरेज। स्टोरेज में हेल्प करता है मटेरियल्स का, पैकेजिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, और क्या करता है? मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। क्या मॉडिफिकेशन होता है? मॉडिफिकेशन मतलब ये और क्या हेल्प करता है? जो सिंपल शुगर होता है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में मॉडिफाई हुआ ना, तो उसी के लिए हेल्प करता है। मॉडिफिकेशन क्या? सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर हेल्प करता है। और क्या करता है? ये हेल्प करता है लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए। ये तो एक से तो स्टोरेज में हेल्प करता है, सेकेंडली हेल्प्स इन पैकेजिंग, थर्डली हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, देन फोर्थली इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
लाइसोसोम helps in the formation of लाइसोसोम। और क्या होता है, तो अभी लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम ये एक राउंडेड वेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, एंड इसको लाइसोसोम बोलते हैं, जो राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है। इसको और क्या बोलते हैं, सुइसाइड बैग और सुइसाइड सैक ऑफ द सेल। सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ओके, तो ये लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका फंक्शन ये है कि अगर मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया हो, कोई फूड पार्टिकल्स हो विच इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, इट एंटर्स टू द बॉडी, देन दैट इज डाइजेस्टेड और किल्ड बाय व्हाट, द लाइसोसोम, बिकॉज इट हैज द लाइसोसोम helps in digesting the foreign particles. Why? Because this lysosome has digestive enzyme. Okay, lysosome किसमें हेल्प करता है, जो फॉरेन पार्टिकल सब है उनको किल करने में हेल्प करता है, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दिस विल अटैक आवर बॉडी एंड वी विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस और डिफरेंट वी विल फॉल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो ये जो लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्ट करता है किसको, फॉरेन पार्टिकल्स को। फॉरेन पार्टिकल्स क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये किल करता है। क्या किल करता है, फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल होता क्या है, बैक्टीरिया की फूड हो गया, ऐसा हुआ तो इन लोगों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, अगर कोई सेल डैमेज हो गया, प्रॉब्लम हो गया, डिस्टर्ब हो गया, कुछ इंजुरी की वजह से कुछ हो गया और ये प्रॉब्लमेटिक होगा, अगर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर, तो वहां भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब समटाइम्स क्या होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे किल करेंगे, तो ये खुद ही ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और उसमें क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि खुद ब्रस्ट हो जाता है। तो खुद जो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है तब जाके वहां से एंजाइम निकलता है और वो क्या करता है, उस सेल को किल करता है। तो ये जो खुद ब्रस्ट हो जाए, खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल और सुसाइड सैक ऑफ द सेल, बिकॉज it destroys itself, it bursts and it helps the cell of the body, right? So इसमें जो बार-बार बोल रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, व्हाट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम, व्हिच वन इज दैट, इट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दिस इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये एंजाइम आता कहां से है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। From the endoplasmic reticulum, hydrolytic enzymes comes and it gets deposited in the lysosome, which is known as digestive enzyme of the cell. Why it is digestive enzyme? It digests so many cells, foreign particles which are harmful for our body. It digests and it gives protection to our body, right? So this is all about the lysosome. Now we'll discuss about what? Now we'll discuss about mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा होता है?
ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ another cell organelle, its name is mitochondria। इससे डबल मेम्ब्रेन है, देखिए बाहर का मेम्ब्रेन है, तो बाहर का जो है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ओके, so this inner membrane you can see this is folded and it gives surface to the cell membrane। so ये जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है क्या है, डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है जो कि इसके पर्टिकुलर इसके काम के लिए हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए हेल्प करता है डीएनए, और इसका खुद का भी राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना। तो ये जो राइबोसोम है ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए करता है, इसी के लिए ही करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही करता है। तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सेल का जो रेस्पिरेशन होता है इसमें होता है, और क्या होता है, दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल। एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, तो ऑक्सीजन आता है, जो न्यूट्रिएंट्स भी आया होता है, और वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो एनर्जी लिबरेट होता है ना। तो एनर्जी लिबरेट होके क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना बॉडी में हो रहा है, तो कहाँ है, बॉडी में तो सेल है, तो सेल में हो रहा है डेफिनेटली। सो ये जो यहाँ जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे एनर्जी लिबरेट हो रहा है कि नहीं, ये तो सेलुलर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो एनर्जी लिबरेट होता है, तो जितना एनर्जी चाहिए वो तो बॉडी में यूटिलाइज होता है, जो एक्सेस एनर्जी जरूरत से ज्यादा एनर्जी रहता है वो क्या होता है, इसमें स्टोर होके रहता है। तो किस फॉर्म में स्टोर होके रहता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एनर्जी है वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होकर रहता है, किस फॉर्म में रहता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सो इसीलिए जो एनर्जी है ये यहाँ फ्यूचर यूज के लिए स्टोर होकर रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल कहा जाता है। और यू हैव टू रिमेंबर दैट द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। मैं बोली थी न्यूक्लियस में डीएनए है, तो इसमें भी डीएनए है। और किस सेल ऑर्गेनेल में है डीएनए और राइबोसोम, और कॉमन और डबल मेम्ब्रेन डीएनए और राइबोसोम किसमें है, प्लास्टिड में है। इसके बाद हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड ये तो बस प्लांट सेल में प्रेजेंट है। दिस प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, राइट। सो दिस प्लास्टिड्स आर of three types. One is chloroplast, homoplast and ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल रहता है इसलिए ग्रीन कलर का होता है। और ये किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट इसमें है, एक क्या है, किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। ये जो
क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल के रहने के कारण फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? ये फोटोसिंथेसिस है प्लांट में जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, इसी मेथड से। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, व्हाट टाइप ऑफ फूड मटेरियल? ग्लूकोज टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स इन द प्लांट बॉडी इज नोन एज photosynthesis. Photo means light, synthesis means manufacture, preparation, production, whatever you can say. So photo light के प्रेजेंस में जो फूड प्रिपेयर होता है कहाँ? प्लांट के बॉडी में, उससे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट की बॉडी में कहाँ होता है? जहाँ ग्रीन होगा, तो कहाँ ग्रीन होता है? लीफ होता है ना, लीफ ग्रीन कलर का होता है। और देखना छोटा छोटा जो प्लांट रहता है वो भी थोड़ा ग्रीन रहता है, तो उसके स्टेम में भी हो सकता है ग्रीन है, तो वो सब ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल है बोले ग्रीन है, तो वहां भी हो सकता है फोटोसिंथेसिस। तो जब बड़ा हो जाता है तो वो ग्रीन कलर का तो नहीं रहता है ना, तो वहां नहीं होता है। एंड यू हैव सीन आल्सो जो न्यूली लीफ निकलते हैं और थोड़ा रेड रेड होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के माइंड में। ये रेड दिखने से भी उसमें कुछ ग्रीन पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल रहता है, जो कि रोडोफिल मतलब क्रोमोप्लास्ट ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ओके, सो कहाँ है क्लोरोफिल? लीफ में है, लीफ में क्लोरोफिल है। ये लीफ में क्लोरोफिल जो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कैसा हेल्प करता है, कैसा होता है? जैसे कि ये मान लो सन है, ये सन, तो ये अगर प्लांट है, ये अगर प्लांट है, तो ये जो लीफ है ना, ये प्लांट का लीफ है, तो सॉइल से क्या आ रहा है? सॉइल से आ रहा है वाटर, एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या रिसीव करे? सो होल है, स्ट्रोमा बोलते हैं इसको, स्टोमाटा। स्टोमाटा वो छोटे 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 पोर रहता है लीफ में, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। उसमें क्या, किसमें हेल्प करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प एंटर करता है। ओके, एंड ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। क्या, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये रिसीव करता है। और वाटर कहाँ से जाता है? सॉइल से जाता है वाटर। तो ये मिल के क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 और क्या निकलता है? ऑक्सीजन फ्रॉम एनर्जी। ओके, तो ये तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे वो सब। सो ऐसा ही होता है। एक कहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट होता है और क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है। तो फाइनली क्या हुआ? सॉइल से प्लांट वाटर रिसीव करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बीच आपस में रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के। लीफ में होता है ना, लीफ में, तो ये जो वाटर है ये कहाँ जाता है? लीफ तक जाता है, जितने सारे लीव्स है प्लांट में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कहाँ से होता है? लीफ में ही होता है, उसका स्टोमाटा है ओपन पोर से बोल के। तो लीफ में सब रिएक्शन होता है और वहां क्या होता है? वहां तो लीफ में तो क्लोरोफिल भी है, सनलाइट तो वहां भी पड़ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं? फूड प्रिपरेशन होता है। किस टाइप का? ग्लूकोज टाइप का फूड प्रिपरेशन होता है। ओके, एंड प्रिपेयर ग्लूकोज का फूड भी प्रिपरेशन होता है और वहां से ऑक्सीजन भी निकलता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस में प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। तो अगर वो लोग रिएक्शन करके क्या प्रोडक्शन करते हैं? सिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन ऑक्सीजन तो गैस है, तो ये फिर एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाता है। तो जब प्लांट फूड प्रिपरेशन करता है तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर को, जो कि हम लोग इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, राइट? ब्रीदिंग में इनहेल कर रहे हैं ना, सो दैट वन। एंड ऑक्सीजन तो वो भी ले रहे हैं। दिस हैपेंस एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो कलर पिगमेंट है। क्रोमोप्लास्ट एक कलर पिगमेंट है जो कि कहाँ होता है? जैसे कि राइपन फ्रूट्स में होता है, डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, वो कलर प्रोवाइड
करता है, राइट। लेकिन जो कच्चा रहता है, जो फ्रूट्स है, वो तो ग्रीन ग्रीन रहता है, उसमें तो क्लोरोफिल ही होता है। और जब पक जाता है वो डिफरेंट रेड हो जाता है, येलो हो जाता है, लाइक दैट ना। जैसे कि ब्लैकबेरी है, जैसे कलर आप लोग देख रहे हैं, डेट का देखते हैं कि मैंगो का देखे हैं, तो ऐसा जो फ्रूट्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मींस कलर, ओके, क्रोमोप्लास्ट होता है। देन अनदर वन इज ल्यूकोप्लास्ट, मतलब व्हाइट पिगमेंट रहता है, व्हाइट कलर और होता है और कलरलेस होता है। ये किस में हेल्प करता है? ये जो व्हाइट कलर जो होता है ना, वो जो फ्लावर्स में वो उसमें होता है, और किसमें होता है व्हाइट कलर, ये स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। जो जैसे कि एमिनो एसिड है, जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, ये सब चीज स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट प्लास्टिड। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट वैक्यूम्स। वैक्यूम के बारे में पढ़ेंगे अभी। यस, वन मोर थिंग, ये प्लास्टिड में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डबल मेम्ब्रेन था, ये प्लास्टिड भी ऐसे डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ग्राना ऐसे इसको मैंने मत कीजिए, इसमें स्ट्रोमा बोलते हैं ना, स्ट्रोमा, ये सब तो ग्राना बोलते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसका भी क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एंड राइबोसोम रहता है, इसमें भी डीएनए और राइबोसोम होता है। जैसे कि न्यूक्लियस में तो डीएनए और राइबोसोम रहता है ना, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल में, जो कि साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके जैसा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, वो डबल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। जो डीएनए उसका फंक्शन ये प्लास्टिड के लिए करता है, और राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, किसके लिए, प्लास्टिड के लिए। तो अभी पढ़ेंगे वैक्यूल और वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स, ये जो वैक्यूल्स है दोनों प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, अगर ये एनिमल सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो न्यूक्लियस है, तो ये वैक्यूल्स छोटा छोटा रहता है, साइटोप्लाज्म में होता है और बहुत सारा होता है, अंडरस्टूड। सो ये क्या है, एनिमल सेल है। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है, लिसन, ये तो सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये है वैक्यूल, ये है वैक्यूल, ये सब वैक्यूल है। तो यहां से ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। ये रफ डायग्राम है किसका, प्लांट एनिमल सेल का, ये रफ डायग्राम है प्लांट सेल का। तो इसमें जो छोटा छोटा राउंडेड स्ट्रक्चर में बनाई हूँ, राउंडेड और वेसिकल टाइप का, तो ये सब क्या है, वैक्यूल सेल में बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक ही बनाई हूँ और बड़ा सा बनाई हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स है, लेकिन वो छोटा छोटा है और बहुत सारे, स्मॉल एंड मैनी इन नंबर्स, बट इन प्लांट सेल इट इज सिंगल एंड लार्ज इन। इसमें सेल शेप कम रहता है, इसमें फ्लूइड ज्यादा रहता है, शेप बोल रहे हैं, सेल शेप बोल रहे हैं, फ्लूइड ज्यादा रहता है, कि एमिनो एसिड रहा, कि स्टार्च हुआ, कि सल्ट वाटर जो भी है वो फ्लूइड में वो यहाँ रहता है, और इतना बड़ा होता है और सेंटर में रह जाता है कि न्यूक्लियस डेफिनेटली इट इज प्रोपाइड टू दी पेरिफेरी। ये पेरिफेरी मतलब कॉर्नर में आ जाता, साइड में आ जाता है, और बीच में क्या रहता है, ये वैक्यूल रहता है। तो ये तो प्लांट और एनिमल सेल के बारे में हुआ, लेकिन एमीबा में क्या होता है, जो वैक्यूल होता है वो
फूड कैप्चरिंग के लिए हेल्प करता है। ओके, जब उसका सेडोपोडिया जो मैं बोल रही थी कि अगर ये एमीबा है, ये एक्सटेंड होगा, अगर यहाँ कुछ फूड है देन इट विल एक्सटेंड, इट विल make this like or this type of structure, then finally it will ऐसे करके ये फूड वेहिकल बना लेता है और फूड कैप्चर करता है। सो इट एक्सटेंड्स, जो एमीबा है वो उसका सेडोपोडिया में बोली थी ना, जो ऐसे प्रोपेल करके रखता है, एक्सटेंड करके रखता है फैटो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल का, और देन इट मेक ऐसे एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, इसको सेडोपोडिया बोलते हैं। एंड फाइनली इट एनगल्स, वो निगल देता है उसको कैसे, और एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर में रखता है कैसे, राउंडेड स्ट्रक्चर में उसके सेल के अंदर, उसको फूड वेहिकल बोलते हैं। उसको फूड वेहिकल को क्या मतलब फूड वेहिकल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फूड स्टोरेज के लिए ही हेल्प करता है, राइट, फूड स्टोरेज के लिए, इसलिए फूड वेहिकल बोलते हैं। लेकिन जब क्या होता है, ये तो एक्वेटिक एनिमल है ना, तो पानी में रहता है, तो उसके अंदर में पानी जाता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो पानी अगर उसके बॉडी में, फ्लूइड कंटेंट अगर उसके बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो जितना जरूरत है उसका केमिकल एक्टिविटीज के लिए उतना ही यूज होगा ना, और जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है वो वैक्यूम धीरे 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 क्या करता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाता है, और यहाँ एक एंजाइम रिलीज करता है, तो ये ब्रस्ट हो जाता है एक बार, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर एंड अगेन इट रिपेयर्स। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होता है वो कैप्चर कर लेता है, उसमें भर लेता है, और वो क्या करता है, धीरे 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आता है, और वहाँ ब्रस्ट हो जाता है, जहाँ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो वैक्यूल का मेम्ब्रेन और ये जो सेल मेम्ब्रेन है जहाँ टच करता है, एक दूसरे से करते हैं, वहाँ ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है थोड़ा, और वो जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद वो अपने आप फिर तैयार हो जाता है, तो ऐसे करके रिलीज हो जाता है। तो इसको क्या, इसको तो फूड कैप्चर, फूड वेहिकल के हिसाब से काम किया, लेकिन यहाँ क्या करता है, व्हेन द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज्ड from the body of the amoeba towards the outer side, outer environment, this process is known as osmoregulation। इसको क्या बोलते हैं, osmoregulation बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसको osmoregulation again बता दे रही हूँ, the process in which the excess amount of water is released from the body of the amoeba to the outer environment, that is known as osmoregulation। जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से एनिमल के बॉडी में जो एक्सेस वाटर रहता है, जिसको जितना उसको चाहिए, और जो एक्सेस रहता है वो तो कुछ काम करने तो रिलीज ही होगा, जो रहता है एक्सेस वो बाहर रिलीज हो जाता है। जिस प्रोसेस से रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये जो सब होता है हम लोग पढ़े, तो ये तो ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा बता दे रही हूँ। सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, एक तो माइटोसिस होता है, एक तो मेयोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है उसमें सेल नंबर सेम ही रहता है, जैसे कि ए रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एमीबा है। सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, वन इज माइटोसिस एंड अदर वन इज मेयोसिस। ये जो माइटोसिस है और ये मेयोसिस है, माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवाइड होता है। जैसे कि अभी तुम लोग जब छोटे छोटे थे, पैदा हुए थे, अपना बेबी सा थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, 2 साल का 3 साल का हुए तो ग्रोथ हुआ ना, हाइट में मतलब डायमीटर में हुआ। तो जब छोटे से जब पैदा होते उसमें उस टाइम कम सेल था, नंबर ऑफ सेल इन योर बॉडी वाज लेस एट दैट टाइम देन नाउ। तो उस टाइम बहुत कम था, अभी बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा, कैसे पता चलता है? क्योंकि आपका साइज अभी बड़ा है,
तो वो बड़ा कैसे हुए, क्योंकि सेल डिवाइड हुआ। ये जो पहला जो पुराना सेल था वो डिवाइड हुआ, तो 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 16 32 ऐसा करके बढ़ गया। तो ये कैसा होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। इसमें जो क्रोमोजोम मटेरियल, जो क्रोमोजोम जो रहता है नंबर, वो हाफ नहीं होता, बस उसका एक कॉपी और हो जाता है। जैसे एमीबा में देखे हैं हम लोग, मैं बोली थी एक दिन, एमीबा जो होता है ये डिवाइड होकर जो कंप्लीट फूड ले लेता है, तो ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल हो जाता है, तो मदर सेल ही 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें दी क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स द सेम, इट नेवर बी हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड नहीं होता है, और ये सेल के नंबर को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। तो छोटे से थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, तो इसी से जो सेल ग्रोथ हुआ, नंबर सेल की नंबर में इंक्रीज हुआ, ड्यू टू दैट रीजन, दैट ड्यू टू द माइटोसिस। एंड हियर व्हाट हैपेंस, द क्रोमोसोम नंबर never gets haploid, it remains the same, right? But in case of meiosis, what happens, it is found in the gametes. Here what happens, the number of the chromosomes that gets haploid, मदर में जितना था पेरेंट्स में, वो जब आता है तो डिवाइड हो जाता, हैप्लॉइड हो जाता है। यही होता है इन दोनों केस में। सो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। क्या दीज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल खत्म हो गया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।